बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बॉटम लाइन के साथ मैं हूं हुमा सनान। आपको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। 27 अक्टूबर को जब भी हम याद करते हैं तो 27 अक्टूबर 1947 की याद ताज़ा होती है, जब भारत ने अपने जारहाना रवैये को अपनाते हुए कश्मीर पर अपनी फ़ौज को जो है वो बिठाया। और उसके बाद ये सिलसिला जारी और सारी रहा। एक मरतबा फिर से हमने इसमें कशीदगी देखी जब हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को भी कम किया और ख़त्म करने की ये जो कोशिश की। उसके बाद जो सूरत हाल है वो अब तक कशीदा होती चली जा रही है, संजीदा होती चली जा रही है। अगर दूसरी जानिब हम मसला फ़लस्तीन की जानिब देखें तो फ़लस्तीन और इसराइल की कशीदगी भी दिन ब दिन संजीदगी इख्तियार करती चली जा रही है। इतना जानों का ज़िया, और इस पर अक़वाम आलम की अगर बात करें, OIC की बात करें, मुस्लिम दुनिया की बात करें, तो इसकी खामोशी समझ से बारतर है। अगर हम इन दोनों मसाइल की तरफ देखें और कलेक्टिवली इसको डिस्कस करने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि मसला फ़लस्तीन हो या फिर मसला कश्मीर, ये दोनों घर के हल तलब मसले हैं, इनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। तो फिर क्यों खामोशी नज़र आती है हमें हर जानिब? अगर मगरिब की दुनिया की बात करें तो वहाँ एक जानवर को भी नुकसान पहुँचता है तो डिफरेंट NGOs आ जाती हैं, डिफरेंट तंजीमें आ जाती हैं जो इनएक्शन होती हुई हमें दिखाई देती हैं और वो इतने हुकूक जो है वो उजागर कर देती हैं। तो फिर इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस क्यों नहीं होता? क्यों 7,000 से ज़ायद जो है वो जानें ज़ाया होती चली जा रही हैं दिन ब दिन? हम देख रहे हैं, अगर मसला फ़लस्तीन की जानिब देखें, कश्मीर की जानिब अगर हम नज़र दौड़ाएं तो लाखों कश्मीरी अब तक शहीद कर दिए गए हैं। क्यों इन जानों के ज़िया पर अफसोस नहीं किया जाता? क्यों इनके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं किए जाते? और अगर सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं तो फिर हम बहैसियत मुसलमान, हम बहैसियत इंसान कैसे आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? अगर इन डेप्थ इन दोनों मसाइल की जानिब देखें तो ये दोनों मुस्लिम ममालिक हैं। मुस्लिम दुनिया की खामोशी समझ से बालातर है। अगर मगरिब अपना इत्तेहाद शो करके मुश्तरका बयानात जारी कर सकता है, अमेरिका को बैक से सपोर्ट कर सकता है, इसराइल की पुष्टपनाही कर सकता है जैसे अमेरिका और इसके इत्तेहादी कर रहे हैं, और मुश्तरका बयानात का सिलसिला भी जारी है, तो फिर अरब दुनिया की खामोशी क्यों हमें नजर आती है? क्यों मुस्लिम ममालिक यकजा नहीं हो पाते? मुस्लिम ममालिक की यूनिटी किस कदर ज़रूरी है? अगर ये यूनाइटेड होते हैं तो क्या ये अमेरिका जैसे सुपर पावर को जो है वो नकेल डाल सकते हैं? क्या उसको शटअप कॉल दी जा सकती है? क्या उसको जो है वो अपने तमाम इरादों को बैकफुट पर करने के लिए एक धमकी दी जा सकती है? अभी अगर इसराइल को थपकी देता हुआ नज़र आ रहा है अमेरिका और उसके इत्तेहादी, तो फिर मुस्लिम ममालिक क्यों नहीं फ़लस्तीन के साथ खड़े होकर इजहार यकजहती करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं? बयानात का सिलसिला तो जारी है, अमली इक़दामात हमें इन दोनों मसाइल की जानिब नहीं नज़र आते। क्यों नहीं नज़र आते? आज इन डिटेल इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस पर डिस्कशन करने के लिए फॉर्मर एम्बेसडर हैं नजम उस साकिब साहब। खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। नजम साहब, ये जो दोनों मसाइल मैंने हल तलब मसाइल हैं, इन दोनों को उजागर करने की कोशिश की है, चाहे हम मसला फ़लस्तीन की बात करें या मसला कश्मीर की बात करें, दोनों मुस्लिम ममालिक हैं। मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है? क्यों इनके लिए अमली इक़दाम करने की आवाज़ नहीं उठाते? आपकी नज़र में खामोशी की वजूहात क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों, ये जो आपने बताया है मसला जम्मू और कश्मीर और मसला फ़लस्तीन, इनको हम काफ़ी हद तक इनमें ममासिलत है। ये दोनों जो हैं ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट्स हैं। ये इलाके की बात है, इसमें गासिबाना कस्बा यानी कब्ज़ा है इसमें इसराइल का। आप समझ लीजिए कि गज़ा की पट्टी में या वेस्ट बैंक में, और हिंदुस्तान का जो है वो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ तक तो ये दोनों जो हैं वो यूँ समझिए कि इनमें ममासलत नज़र आती है, दोनों एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ उसमें चीज़ें मुख्तलिफ भी हैं। तो मैं ये ज़रा 2-3 बातें बताने के बाद फिर आपकी सवाल की तरफ आऊँगा। सर ज़रूर। देखिए, एक तरफ जो है वो फ़लस्तीन है और दूसरी तरफ कश्मीर है। दोनों के जो है ना, यूँ समझिए कि मतमा नज़र जो है उन दोनों पॉपुलेशंस के, वो ज़रा से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन की बात करते हैं तो वो अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं। कश्मीरियों की बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके ऊपर से ये जो यानी गासिबाना कब्जा है ये दूर हो और वो आज़ादी में सांस लें। उसमें इलाके की इतनी ज़्यादा बात नहीं है। इलाके की बात आती है थोड़ी देर के बाद। लेकिन इधर जो है वो जो प्रॉमिस लैंड वाली बात है, इजराइल कहता है जी मेरी प्रॉमिस लैंड है,
फ़लस्तीन कहते हैं कि ये हमारी थी 1948 में इत्तेफाक से, 1948 में ही यानी इस तरफ भी होता है कश्मीर की तरफ और इस तरफ भी। बिल्कुल। अब जो आपने सवाल किया है ना, वो मुख्तसर उसका जवाब नहीं हो सकता हम्म। कि जी मुस्लिम ममालिक क्यों चुप हैं, दुनिया क्यों चुप है, और क्यों ऐसा है कि जो गासिब है या जो जालिम है उसके साथ है दुनिया, और खासतौर पे पावरफुल जो आपकी लॉबीज हैं या पावरफुल कंट्रीज हैं, और जो मजलूम है जिस पे के यानी मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए हैं, दोनों जगहों का जो आपने नाम लिया। हम्म। सबसे पहले देखते हैं कि जो फलस्तीन में इस वक्त जंग जारी है, क्या ये मुसलमानों की जंग है, क्या ये अरब वर्ल्ड की जंग है, क्या ये पाकिस्तान की जंग है, क्या ये 56 ममालिक जो ओआईसी में हैं उनकी जंग है? तो जवाब इन सब सवालों का ये है कि नहीं। ये जंग जो इस वक्त जारी है, ये जंग है इजराइल की हमास के साथ, और हमास का ताल्लुक फलस्तीनियों के साथ है, लेकिन सारे फलस्तीनी हमास के साथ नहीं। नहीं हैं। सही। इसका मतलब ये हुआ कि हमास 7 अक्टूबर को हमला करता है, इजराइल जवाब देता है। इस तरफ आ जाइए कश्मीर की तरफ, तो आपको नजर आएगा कि वो अपने हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं, और उसमें जो बाकी ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे अमेरिका है, या आपके ये जो P5 के मेंबर हैं, यूनाइटेड यानी नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें यूके है, फ्रांस है, रूस है, चाइना है और जर्मनी है। अमेरिका है, यानी जर्मनी नहीं है, P5 में जर्मनी नहीं है। अच्छा, अब ये है कि यानी जर्मनी एक बहुत मजबूत मुल्क है यानी यूरोप का, लेकिन P5 का मेंबर नहीं है। अच्छा, अब ये है कि ये जो कश्मीर है, आपने बड़ा अच्छा बताया कि 1947 यौम सियाह, फिर उसके बाद 1965 में जंग होती है, 71 की जंग होती है, फिर उसके बाद 1989 में एक इंडिजिनस मूवमेंट शुरू होती है यानी हेल्ड कश्मीर में, और वो अभी तक चल रही है, और उसके बाद ये जो 5 अगस्त 2019 का, दुनिया क्यों नहीं यानी इस तरफ ध्यान दे रही? तो उस पे दो बातें मैं करूंगा। पहली जी जी। बात ये, एक तरफ अगर दुनिया ने कश्मीरियों का हक नहीं दिया, तो दूसरी तरफ दुनिया ने अभी तक ये भी तस्लीम नहीं किया कि कश्मीर जो है 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया है। एक तरफ अगर हमें नजर आता है कि हिंदुस्तान को शह मिली हुई है, तो दूसरी तरफ हमें यह भी नजर आता है कि कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे पे अभी भी जिंदा है। ठीक। इसका क्या मतलब है? जब आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पूछते हैं, खासतौर पे जो ताकतवर ममालिक हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये आप दोनों का आपस का मामला है, बायलैटरल इशू है, और खासतौर पे 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट है उसके तहत आपने ये तय कर लिया था कि बायलैटरल मसाइल जो है वो दो तरफा हम खुद हल करेंगे। ठीक। अब ये है कि इसके अंदर एक आखिरी, इस वक्त की आखिरी बात, कि जो रियल पॉलिटिक हम इसको कहते हैं, मैंने जब मिसाल दी मुसलमानों की कि वो क्यों साथ नहीं है, 56 ममालिक हैं, 56 ममालिक की 56 खारजा पॉलिसियां हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस वक्त मुसलमानों में ये जो 56 ममालिक हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, जी जी। कोई एक मुल्क देख लीजिए जिसका सारे ममालिक के साथ फ्रिक्शनलेस उनका जो है ना वो रिलेशनशिप है, कोई मसला। बहुत सारे इंटर से मसाइल भी हैं। लिहाजा इस वक्त जो जरूरत है वो इस बात की है कि सबसे पहले इत्तेहाद तो पैदा कर लें। सबसे अगर आपने फलस्तीन की बात करनी है और वो मुसलमान उस पे शहीद हो रहे हैं वगैरह वगैरह, और आपने कुछ करना है खुद ऑन योर ओन, सबसे पहले आपस में तो इत्तेहाद कर लें। उसके बाद दुनिया को पता लगे, और दुनिया तो जानती है कि ये तो आपस में ईरान इराक की जंग होती है, कितने साल चलती है। इस वक्त सऊदी अरेबिया और ईरान का मसला, यमन का मसला देख लीजिए, सीरिया में मुसलमान बटे हुए हैं, अफगानिस्तान देख लीजिए। अच्छा तो सर, जिस उसमें तरह से आपको आप नजर आएगा आपस के इत्तेहाद की बात करें तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अक्सर औकात हमने ये देखा है कि दुनियावी मामलात को जितनों को भी हम देखते हैं कि अगर आपका दुश्मन सिमिलर है तो फिर आप आपसी इख्तलाफात छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और उस दुश्मन को हदफ बनाने के लिए एक पल को यूनाइटेड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे मसला फ़लस्तीन की जानिब देखें या मसला कश्मीर की जानिब देखें, तो यहाँ मुस्लिम ममालिक अपने इख्तलाफात थोड़ी देर के लिए भूल के मगरिब की जानिब यूनाइटेड हो जाएं, कोई एक्शन लें, कोई लाए अमल तय करने की जो मुतालबा कर सकते हो अगर कर सकें? बड़ा अच्छा ख्याल है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैंने आपको अर्ज किया कि एक चीज है जज्बात, कि आप देखते हैं कि जी हम जिस तरह मैं और आप और आपके जो लाखों देखने वाले हैं,
टीवी स्क्रीन पे हम देखते हैं कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, हम देखते हैं कि फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे जज्बात मजरूह होते हैं, हमारा बस नहीं चलता हम क्या करें, इनको किस तरह से इनकी मदद करें, किस तरीके से इनको निकालें। लेकिन जज्बाती तौर पे आप इस तरह के मसाइल का हल नहीं कर सकते। आप ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं। ग्राउंड रियलिटीज क्या है? मिसाल के तौर पे मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करता हूँ। जी जी। पाकिस्तान को जिस वक्त अपने मसाइल हैं, जो अंदरूनी तौर पे जो माशी मसाइल हैं, जो आपको टीटीपी का मसला है, दहशतगर्दी इधर आई हुई है, इधर से ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर आपके जो है वो सेफ नहीं है, हर वक्त कोई ना कोई खतरा लगा रहता है, और आईएमएफ तो है ही मौजूद, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो तो। अब इस आलम में आप कैसे सोच सकते हैं? आप सिर्फ यही सोच सकते हैं कि चलें जी टेंट भिजवा देते हैं, मेडिसिन भिजवा देते हैं, दुआएं मांगते हैं। दुआओं से और टेंट भेजने से जंग बंदी नहीं होती। जज्बात का इजहार करने से आप कई रेजोल्यूशन निकाल लें, ओआईसी ने पता नहीं सैकड़ों रेजोल्यूशन निकाले हैं सिर्फ कश्मीर के ऊपर। रेजोल्यूशन से तो हिंदुस्तान ने वापस नहीं जाना। अच्छा, अब यह क्या तमाम मुसलमान जो हैं 1967 की तरह सारे इकट्ठे होकर इजराइल पे हमला कर दें? ये तो अमेरिका होने नहीं देगा, ये तो इजराइल होने नहीं देगा। और इसके साथ ये है कि मुसलमान ममालिक भी नहीं करेंगे। देखिए कतर के मसाइल देखिए, यानी तो फिर ऑप्शन क्या है, कर क्या सकते हैं? आपसे इन डिटेल हम जानेंगे। अभी एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब हम मूव करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, एक नए मेहमान के साथ इसी सिलसिले को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। गुफ्तगू हो रही है फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से। ये दोनों हल तलब मसले हैं। इन मसाइल का हल कौन निकालेगा? मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद को हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल, उसी को हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। नजम साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ऑप्शन क्या है, मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद कैसे मुमकिन हो सकता है, अगर इसको मुमकिन करने में कुछ जो है वो ममालिक किरदार अदा कर सकते हैं तो वो कौन से हैं? फिर एक सवाल ये भी आता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अभी मौजूद है अगर खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ से बचाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग जो हैं वो खदशात जाहिर कर रहे हैं कि हम ये सोच सकते हैं कि ये खित्ते में फैल जाएगी ये कशीदगी, या फिर ये आलमी जंग को जो है वो एक दावत देने के मुतरादिफ है। सर ज़रा यहाँ पर भी रोशनी डालिएगा प्लीज़। बात की बात है तो मुझे अभी आप बात कर रही थी तो अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया। ये 1931-32 का है। उसमें वो एक दुआ मांगते हैं मुसलमानों के लिए। वो कहते हैं कि एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर। ये एक हूं नहीं है कि मैं अकेला ही हूं, ये है एक हों। तो उस वक्त तक तो मुसलमान साथ नहीं थे। अब एक 1930-32 से आज तक आ जाइए, मुझे तो किसी जगह पे भी, अनलेस कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि जो इस खित्ते के मुसलमान हैं, खास तौर पे जो मिडल ईस्ट के, मशरक वुस्ता के मुसलमान ममालिक हैं, उन पे एक यानी समझिए कि कॉमन ऑब्जेक्टिव उनका होता है, और इजराइल या कोई और जो है रियासत वो उन पे बहसियत मजमूई हमला करती है। मैं फिर से कहूंगा, ये जो इस वक्त जंग है ये इजराइल की और हमास की जंग है। अब उसमें सऊदी अरेबिया बिल्कुल पास हमसाए में है, यूएई हमसाए में है, कुवैत है, ओमान है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि इजिप्ट जो है, जो बिल्कुल यूं समझिए कि बिल्कुल साथ समझे इजराइल के, वो फलस्तीनी जो जाना चाहते हैं जान बचा के और उस यानी महाजरीन बन के जाना चाहते हैं, इजिप्ट ने कहा है जी आप यहाँ नहीं आ सकते। तो एक अच्छा तरफ सर, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, आप ही की जानिब आएंगे। फॉर्मर एम्बेसडर हुमा बकई साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। हुमा साहिबा, खुशामदीद कहना चाहूंगी आपको प्रोग्राम में। साथ ही हम जो डिस्कशन कर रहे हैं मसला कश्मीर के हवाले से, मसला फ़लस्तीन के हवाले से, तो हम कुछ ऑप्शंस डिस्कस कर रहे थे, उसी को मैं चाहूंगी कि आपके साथ भी कंटिन्यू करें कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों के पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, ज़रा इस जानिब रोशनी डालिएगा प्लीज़। देखिए जी, जब ये 7 अक्टूबर का एक्ट हुआ, ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन था हमास की तरफ से, और ये वेस्ट का एक कॉन्स्ट्रक्ट है कि वो डिवाइड क्रिएट करते हैं हमास और पैलेस्टीनियंस के बीच में। मेरे ख्याल है एर्दोगान जो हैं टर्की के प्रेसिडेंट, उनमें वाहिद इतनी उन्होंने जुर्रत की कि उन्होंने कहा कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमास फ्रीडम फाइटर्स हैं। और अगर ये सिर्फ गजा तक का किस्सा होता तो फिर वेस्ट बैंक पे क्यों बमबारी की जा रही है?
और तवातुर के साथ वेस्ट बैंक को भी क्यों विक्टिमाइज किया जाता है। तो देखिए ये तो एक वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है और ये उनकी एक सोची समझी स्कीम है कि जब भी पैलेस्टाइन से रेजिस्टेंस हो, पहले वो यासिर अरफात को टेररिस्ट कहते थे, तो पीएलओ भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर उन्होंने कुछ सूरत हाल को अपने फेवर में लाने के लिए यासिर अरफात को रिकग्नाइज किया और फिर जिस तरह यासिर अरफात की मौत हुई उस पर आज भी सवाल है। और अब उनका नई कहानी है कि हमास तो भाई इन्होंने खुद बनाई थी हमास, पीएलओ के खिलाफ खड़ी की थी हमास। उसके बाद हमास को इन्होंने बुश की एडमिनिस्ट्रेशन में कहा कि जी आप बैलेट पे चले जाएं और बुलेट को छोड़ दें। हमास ने इलेक्शन जीत लिए, इन्होंने इलेक्शन मानने से इनकार कर दिया। ठीक, तो ये तो तवातुर के साथ एक हिपोक्रेसी है, एक झूठ है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त रिस्पॉन्स में बदलाव है और रिस्पॉन्स में बदलाव ये है जी कि इजराइल हमेशा खेलता था इकोनॉमी ऑफ एनिमी पे, यानी कि वो उसका पूरा खेल प्रेमिस था कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको वो डिवाइड करे। तो पहली ज़रब इजिप्ट पे थी और फिर एक इब्राहिम अकॉर्ड हुए और आखिरी ज़रब ये थी कि अब एक बड़ा समिट होने जा रहा था, कन्वर्जेंस होने जा रही थी अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच। बिल्कुल ऐसे ही। और जब ये हो रहा था तो फिर 7 अक्टूबर हुआ और उसके बाद आपने सूरत हाल देखी। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त सूरत हाल किसी के भी काबू में है और बिल्कुल चांसेस हैं कि ये कशीदगी फैलेगी, ये जंग फैलेगी। ऑलरेडी लेबनान उसका हिस्सा है, हिजबुल्लाह। हुमा साहिबा, अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। ये जो कशीदगी फैलने का खदशा आपने भी जाहिर किया है, इसी जानिब मैं भी आ रही थी और नजम साहब से मैंने ये सवाल किया था। नजम साहब, अब जैसे हुमा साहिबा भी यही कह रही हैं कि कशीदगी पूरे खत्ते में फैलने का खतरा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता में ये कशीदगी अभी सिमटने के बजाय फैलती चली जाएगी, तो आने वाले वक्त को आप कितना अलार्मिंग देख रहे हैं? और दूसरी जानिब मेरा आपसे यही भी सवाल होगा, जैसे अभी हमास की हम एक्चुअल पोजीशन जानने की कोशिश करते हैं, तो अभी जैसे हुमा साहिबा भी कह रही थी कि ये जिस तरह से अरब मीडिया ने इसे कोट किया कि ये सारी सूरत हाल का कसूरवार हमास है। अब हमास को तुर्क सदर जो हैं वो फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास ने दाइश की याद ताज़ा कर दी है और इनका भी वही हिसाब किताब होगा जो दाइश के साथ हुआ। इसकी एक्चुअल सिचुएशन हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि जो बयानात हम लोग सुनते हैं ना, देखते हैं, ये हम एकदम से यकीन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अस्पताल पे बम पड़ता है और जो बाइडेन साहब एक बयान देते हैं कि हमास ने किया है, सारी दुनिया कहती है जी हमास ने किया है, और वही फिर जो ट्वीट है वो डिलीट कर देते हैं वो, क्योंकि बाद में कुछ हकायक सामने आते हैं। इन बयानात में से अक्सर बयानात सियासी तौर पे दिए जाते हैं, उनको हमें देखना नहीं चाहिए। हमने जमीनी हकायक देखने होते हैं, जमीन पे इस वक्त क्या हो रहा है। और जहां तक इसकी बात है कि जी ये फैलने की, ये जंग फैलने की, देखिए जब जंग होती है ना, और फुल फ्लेज वॉर जिसको हम कहते हैं, जिसमें रॉकेट चल रहे हैं, अब तो वो ग्राउंड से भी यानी दाखिल होने की बातें हो रही हैं कि इजराइल जो है वो अब जमीनी रास्तों से जाएगा और मुकम्मल तौर पे यानी कब्जा भी होगा, जो कि 16 साल से, मुझे तो पता है 16 साल से तो हिसार में गजा की पट्टी पहले भी थी, अब ये टोटल हो गई है। जब जंग होती है तो एक वक्त ऐसा आता है जब जंग करने वाले को जंग शुरू करने वाले के भी हाथ में नहीं रहता। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल में आज जब हम बात कर रहे हैं 22वां दिन है इस इजराइल और हमास की जंग का। अभी तक मेरे ख्याल में जंग का जो पलड़ा है, एक तो वो इजराइल की तरफ है, दूसरा ये है कि इजराइल खुद भी नहीं चाहेगा कि ये जंग बढ़े, अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि ये जंग बढ़े। खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है, दो बातों का खतरा है। पहला ये है कि इसमें और तबाही बर्बादी होगी, इसमें और शहादतें होंगी। फलस्तीनी जो कि 2.4 थे, शायद 2 रह जाएं या 1.8 रह जाएं। पहला तो ये खतरा है। दूसरा खतरा ये है कि ये जो लोग इस पे मुलव्वस हैं, जो ममालिक इसमें यानी मुलव्वस हैं, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कोई फर्ज करे लेबनान से आपकी हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह और हमास का कोई नहीं, वो आपस में यानी एक दूसरे की इतनी ज्यादा कोई इज्जत नहीं करते, कुछ ऐसा हो जाता है कि ये जंग बढ़ जाती है तो फिर इजराइल के हाथ में भी नहीं रहेगा, फिर तमाम ममालिक को इप्सो फैक्टो आना पड़ेगा, थ्रू कंपल्शन आना पड़ेगा। और ये चीज अमेरिका, रूस, चीन, देखिए चीन और रूस इस वक्त थोड़ा सा पीछे हैं, वो उस वक्त बीच में आएंगे
जब ये जंग बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि सिर्फ ये फलस्तीन का और शहादतों का मसला नहीं है, ये आपका एनर्जी हब है, ये जिसमें हम बात कर रहे हैं, तेल के जखायर हैं, इसमें बहुत सारी और स्टेक्स हैं, सर, जिस तरह आप स्ट्रेटेजिक बात कर रहे वैल्यू हैं ना कि इजराइल अभी ये नहीं चाहेगा कि ये जंग बढ़े, हुमा बकई साहिबा, अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जंग फैलने का खदशा तो है, लेकिन इस वक्त इजराइल भी इस पोजीशन में नहीं है कि ये फैले या फिर ये दीगर ममालिक को अपनी लपेट में ले, तो फौरी तौर पर सोल्यूशन क्या है? क्या फौरी जंग बंदी इसका वाहिद हल है? देखिए, जंग बंदी तो एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है ना। 7,000 फलस्तीनी मर चुके हैं इस वक्त सिर्फ गजा में, लेकिन वो रेजिस्टेंस खत्म नहीं हो रही। उन्होंने आज भी रॉकेट फेंके हैं इजराइल के नॉर्थ में, और वहां पर 3-4 इजरायली जख्मी भी हुए। तो वो ऐसा नहीं हो रहा कि रेजिस्टेंस खत्म हो रही है। और फिर अमेरिका जंग में ना चाहते हुए भी मुलव्वस हो रहा है। उसने सीरिया पे बेसिस पे अटैक किया है, हिजबुल्लाह इन्वॉल्व हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन जो है वो इतनी सिंपल है। और जहां तक ये अर्बन वॉरफेयर का सवाल है कि जमीनी उससे वो दाखिल हो, इजराइल अपनी मुश्किल खुद बुलाएगा अगर जमीनी दाखिल होगा। इट्स अ रबल सिटी, देयर आर नो टारगेट्स। ये तो खुद सिटिंग डक्स बनेंगे अगर ये अर्बन वॉरफेयर की तरफ जाएंगे, और ये इससे खौफजदा हैं। जब ये धमकियां तो देते हैं, हम आज दाखिल होंगे, हम कल दाखिल होंगे, लेकिन देखिए आप मुझे बताइए, व्हाट मोर हैज पैलेस्टीनियंस टू लूज। तो वो तो अपनी आखिरी समझिए हरबा इस्तेमाल कर बैठे। और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि ये रिएक्शन आएगा, सबको पता था। जब वो कुछ नहीं करते थे तब भी इजराइल जुल्म करता था। बीबी, इजराइल की एक पॉलिसी थी, बिल्कुल उन्हें पता था कि हम बस भी मरेंगे, बस भी मरेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, आप बीबी बात सुनो। इजराइल की एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी का नाम था मोइंग द लॉन, यानी घास काटना। वो हर साल 1.5 साल बाद बिला किसी प्रोवोकेशन के, बिला किसी वजह के घुसते थे इन इलाकों में, फलस्तीनियों के इलाकों में, और हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करते थे, उनके फाइनेंसर्स को मारते थे, उनके लोगों को मारते थे, ताकि ये रेजिस्टेंस कभी उनके खिलाफ खड़ी ना हो। बिल्कुल 50 साल में पहली दफा इतना सख्त सिचुएशन इमर्ज हुई है। इजराइल हैज बीन कॉट अनअवेयर, वो कंफर्टेबल हो गया था, वो डिप्लोमेटिक फुटवर्क पे चला गया था, फिर ये हमला हुआ है। और मतलब लेकिन उससे पहले जो कुछ इजराइल ने किया वो कोई नहीं सुनता और सोचता। पानी तक के जो इनकी मतलब आप समझिए ये सहरा है। और अच्छा मैम, यहाँ पे आपसे मैं भी ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं और इन्होंने अपने ओन पे ये जो है वो हमला किया है, आप नहीं समझते कि इनके पीछे भी अगर कोई इनको भी बैक सपोर्ट दे तो ये मजीद स्ट्रेंथन हो सकती है, ये इसराइल का डटकर मुकाबला कर सकते हैं, जो कि हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये सपोर्ट के बगैर काम हो रहा है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है अभी, क्योंकि वॉर फॉग है, हमें नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि हमास के कुछ लोगों की ट्रेनिंग ईरान में हुई, और जिस तरह की वो कंटिन्यू कर रहे हैं अटैक, के बगैर सपोर्ट के हो नहीं सकता। तो सपोर्ट, लेकिन तो ईरानी सुप्रीम लीडर इससे पहले ये जो है वो बयान दे चुके हैं कि ईरान का इसमें ना मनसूबाबंदी में कोई किरदार है, लेकिन वो इसको सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हमारा कोई हाथ है या कोई किरदार। गुजारिश करूं दीदी, वॉर फॉग होती है, ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर, ठीक है ना जी। तो इस तरह के, तो जाहिर है इस तरह के ईरान क्या अपनी मुश्किल बुला ले या इकरार करके कि हाँ जी मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, तो ईरान और अमेरिका के बीच में जान चढ़ जाएगी। मेरे ख्याल है कि इस वक्त बड़ी क्रिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट पुतिन का स्टेटमेंट। ठीक है मैम, आपका जो पॉइंट है मैं जरा नजम साहब से भी डिस्कस करना चाहूंगी। सर, क्या वाकई ऐसा है, हमास की बैक सपोर्ट कर रहा है ईरान? देखिए, मैं इस तरह की सूरत हाल जिसका कि जिक्र हो रहा है उसमें सच तलाश करना मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन है। और ये इस हद तक नामुमकिन है कि अगर सामने सामने भी नजर आता है, मिसाल के तौर पे EU डिसइंफो लैब निकलती है, क्योंकि आपने कश्मीर का भी जिक्र किया था, उसमें शवाहिद के साथ एक तो डोजियर हमने पेश किए थे 2 दफा कि जी यानी इंडिया ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। जो EU डिसइंफो लैब थी उसमें तो बाकायदा तौर पे यूरोप की ये एक यानी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सबूत दिए, दुनिया ने माना भी
हुआ क्या? तो एक तो ये है कि सच जो है वो ढूंढना वो जरा यानी मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। दूसरा ये है कि सच की परवाह कौन करता है? मुझे ये बताइएगा कि क्या अमेरिका को नजर नहीं आ रहा कि निहत्थे फलस्तीनी मारे जा रहे हैं? क्या अमेरिका को नजर नहीं आ रहा कि इंडिया जो है वो अपनी अकलियतों के साथ क्या कर रहा है? ह्यूमन राइट्स की जो डेक्लेरेशन यूनाइटेड नेशंस फलाना फलाना, क्या यूनाइटेड नेशंस को नजर नहीं आ रहा? क्या यूके को नजर नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है? आप ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, यहां पे ह्यूमन खत्म हो रहे हैं। तो मुझे ये डायकोटमी जो नजर आती है ना, तो फिर मुझे हंसी आती है कि हम लोग किन जज्बाती बातों में लगे हुए हैं कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, कि सच क्या है, ये झूठ क्या है। असल हकीकत ये है कि जिसके पास ताकत है, और आपने एक सवाल को पूछा था ना मुझसे, और यानी ये सवाल बहुत ज्यादा फिर रहा आजकल कि जी पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को अभी जाके ना तो अपनी फौज के जरिए अस्करी तौर पे मदद करनी चाहिए। जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होते, जब तक आपकी इकोनॉमिक सूरत हाल ठीक नहीं होती, आप दुनिया में किसी भी जगह, एक तरफ आप IMF के यानी पांव पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आपका बावर्ची खाना नहीं चल रहा और आप बातें कर रहे हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह की बातें जज्बाती तौर पे और लेकिन सर होती हैं। आपकी बात बजह है, लेकिन पाकिस्तान ने 2-3 मरतबा अगर कहा भी है फौरी सीज फायर करने का, जंगबंदी का मुतालबा भी किया है, तो वो तो ब्राजील ने भी किया, वो करारदाद भी अमेरिका ने वीटो कर दिया। अमेरिका के आगे तो कोई नहीं बोल सकता। मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा करना चाहूंगा। अभी तक जिन जिन ममालिक ने इसकी मजम्मत की है, पाकिस्तान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इजराइल फलस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए इस जंग के बाद भी हमने जिंदा रहना है। लोग याद रखते हैं कि जी किस वक्त किसने हमारे हक में बात की और किसने क्या बात की। ये जो जेनोसाइड का लफ्ज है, ये सबसे पहले जलील अब्बास जिलानी आते हैं स्क्रीन पे, और वो जो हमारे यानी केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं जी इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अपने तमाम किस्म के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, फॉरेन पॉलिसी है, वो फलस्तीनियों के उसमें यानी उसके डोल में डाल दी और कहा कि इजराइल जो है। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके साथ आप देखें जो आपके आर्मी चीफ ने यानी मुलाकात की वो सफीर से, फलस्तीनी सफीर से, और उसको जो कहा कि हम आपकी यानी अखलाकी यानी मॉरल, सियासी यानी के पॉलिटिकल, और उसके बाद ये जो ये सिफारती है डिप्लोमेटिक, ये सपोर्ट जारी रखेंगे। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के मैंने 2 बातें बताई हैं। ये इन हालात में अपने जो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं पाकिस्तान के, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है जो इस्लामाबाद ने लिया है। और अगर आपके इकोनॉमिक हालात ठीक भी होते, अगर आप पे कर्जा भी ना होता और आप एक बहुत खुशहाल मुल्क होते, फिर भी ये स्टैंड बहुत ज्यादा मुनासिब है और यही लेना चाहिए था। क्योंकि थोड़ी देर बाद पता लगता है आप तो चले गए, पीछे मुड़ के देखा आपने, कोई भी नहीं होता आपके साथ। तो अपनी जंगें, अपनी सलीब खुद उठानी पड़ती। सर ये बड़ी अच्छी बात आपने की। इसी को हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हुमा बकई साहिबा का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त और कीमती तज्जिया से हमें आगाह किया। नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, एक नए मेहमान के साथ इसी सिलसिले को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। एक नए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्कशन हो रही है मसला फ़लस्तीन के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से। सर आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि ये दोनों हल तलब मसाइल हैं, इनके हल के लिए मुस्लिम दुनिया के जहां हम यूनिटी को डिस्कस करें, वहीं इन मसाइल को, इन कशीदगियों को कम करने की क्या सोल्यूशंस हैं, उस जानिब भी इशारा करना चाहूँगी। सर आपके नज़दीक अगर मसला फ़लस्तीन को अभी हम डिस्कस करें, इसमें फौरी सोल्यूशन क्या है? फौरी सोल्यूशन तो ये है कि जो 2 रियासतों का प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन वो हो नहीं सकता है क्योंकि इजराइल की हरदर्मी है और उसकी इसमें ताउन, उसका कोऑपरेशन चाहिए, तभी ये सोल्यूशन निकल सकता है। तो ये अभी तो कोई उसके आसार नहीं नजर आते हैं, बल्कि इजराइल का तशद्दुद, इजराइल की ज्यादतियां और फलस्तीनी अवाम के साथ जो इस वक्त जो हरकतें उनकी हो रही हैं, बमबारी हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, निहत्ते मासूम लोगों पे
अस्पतालों पे, बच्चों पे, औरतों पे हर किस्म के हमले हो रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही सर, जिस तरह आप भी इशारा करें कि इजरायली हठधर्मी जारी है, तो इसमें जिस तरह से हम बात करें कि मसला फ़लस्तीन का हल क्या है, फौरी जंगबंदी अगर हल है तो रुकावट कौन है? अगर अमेरिका और इसके इत्तेहादी रुकावट है, तो एक पल को अगर हम ये सोचें कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी साइड पे हो जाएं, आपको लगता है इजराइल में इतनी पावर है कि वो अकेला ही अपनी हठधर्मी को बरकरार रखेगा? देखिए, उसको हर किस्म के जो इंडिकेशंस मिली हैं, हर किस्म के इशारे मिले हैं, वो उस पे वो काफी मुतमईन है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। देखिए ना, बात ये है कि जब तक किसी मुल्क के खिलाफ कोई एक्शन लेने का इम्कान ना हो, तो वो अपनी हरदर्मी कायम रखता है। बैनुल अक़वामी सियासत इसी तरह चलती है और बैनुल अक़वामी कवानीन का कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, यानी वो उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते किसी भी इदारे। तो ये एक पोजीशन है। तो अगर आप जो कह रही हैं कि अगर वो दूसरे ममालिक जो हैं वो उसके ऊपर जोर डालें कि वो कम अज कम सीज फायर कर ले, तो वो भी वो दरगुजर करेगा, उसको इग्नोर करेगा और अपना कंटिन्यू करेगा अपनी जो जुल्म और तशद्दुद का जो वो एक बेड़ा उठाया हुआ है वो कायम रखेगा। ठीक है, अली सरवर नकवी साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। नजम साहब की जानिब बढ़ना चाहेंगे। नजम साहब, ब्रेक पर जाने से कबल जो बात हो रही थी, आर्मी चीफ के हवाले से बात हो रही थी, उनके बयान के हवाले से बात हो रही थी। एक जानिब और हमने देखा कि गजा से जो गजा के फ़लस्तीनी हैं उनका जबरी इनखला, इसकी भी बातें आ रही हैं। अगर ये इनखला हो जाता है या गजा के फ़लस्तीनियों को हटा दिया जाता है फॉर इंस्टेंस, तो फिर तो उनका मौक़िफ़, उनका स्टांस ख़त्म हो जाएगा। फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि हमास की जानिब से कोई लड़ सकेगा या ये फ्रीडम फाइटर्स अपने मौक़िफ़ पे, अपने स्टैंड पे खड़े रह सकेंगे। देखिए, ये फ़लस्तीनी कहाँ जाएं? ये तकरीबन 20-21 लाख ये हैं फ़लस्तीनी हैं। एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ इजराइल है, कहाँ जाएंगे ये? और वो जिस आप बात कर रही हैं, वो सुरंग की भी हमने बात सुनी कि टनल खोदी जा रही है। अमेरिका कहता है जी इसके जरिए आप इनखला कर ले। 1.1 मिलियन जो हैं, यानी उनमें से जो 2.4 हैं, उसमें से 1.1 जो हैं वो इधर से निकल जाएं। काफी फैमिलीज वहां से चली भी गई हैं, जिनके पास गाड़ियां थी, जिनके पास मोटरसाइकिल्स थे, जिनके पास कोई इस तरह के वसाइल थे, वो तो निकल भी गए हैं। सवाल ये कि अगर एक भी फलस्तीनी वहां पे बचता है गजा की पट्टी में, तो उसको ये होगा मैं कहां जाऊं, ये मेरा घर है। देखिए, ये 1948 में जब ये इजराइल इधर आता है और उसको ये यानी एक स्टेट का मिलता है, स्टेटस मिलता है, उससे पहले फलस्तीन मौजूद था। वहां पे गाड़ियां चलती थी, वहां पे जिंदगी बहुत अच्छी थी। अब उसको कहेंगे जी ये जगह छोड़ के आप चले जाए, क्यों जाऊं भी मैं? तो वो जुल्म सह रहा है इतने ही, यानी 70 बरस से, यानी जितने भी बरस हुए हैं, और खास तौर पे पिछले 16 बरस से, जब से के हिसार, जिसको यानी इजराइल सीज कहता है, अंग्रेजी में सीज कहते हैं ना, जिसको के मुकम्मल करने के लिए 8 या 9 अक्टूबर को कहा गया जी कि अब ये सीज मुकम्मल हो जाएगी। अब ये है कि ये मुकम्मल तौर पे, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इनाइलेट करना, कि आप किसी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को सफाए हस्ती से ही मिटाना चाहते हैं। और उनमें से कुछ लोगों को रास्ता दे दिया कि भाई आप जा सकते हैं। और सर, ऐसा ही किया जा रहा है। अमेरिकी इदारा इस चीज का एतराफ कर चुका है कि इसराइल की गजा पे जो बमबारी है वो हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बिल्कुल उसी के एग्जैक्ट एक्यूरेसी है और वही नौयत बताई जा रही है। अगर आप देखती हैं ना, अगर आप देखती हैं कि इजराइल के अज़ाइम क्या हैं, इस गजा की पट्टी का नाम इजराइल ने रखा है कि जी जब ये सारा इसका एक्शन पूरा हो जाएगा, इसमें फलस्तीनी जितने भी बच जाएंगे तो उनको हम एक नया नाम देंगे, और वो नाम है टेंट सिटी। ये जो गजा की पट्टी है, ये जो यानी गजा स्ट्रिप है, इसका नाम होगा टेंट सिटी। मतलब ये कि ये एक ऐसी सिटी है जो कि टेंट के अंदर है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं 2 स्टेट सॉल्यूशंस की, कि फलस्तीन भी बने रियासत और इजराइल तो रियासत है ही। बिल्कुल। दूसरी तरफ वो क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि एक टेंट सिटी बने, जिस तरह महाजरीन नहीं होते कि हाँ ये कुछ हजार, 1-1.5 लाख लोग हैं, इनको हम जो है वो
पनाह अच्छा, दे रहे अब ये अज़ाइम है और ये यकीन कर लीजिए कि दुनिया जो वेस्टर्न पावर्स हैं उसमें मैं सबसे पहले अमेरिका, यूके और फ्रांस, ये जो मेजर पावर्स हैं इन्होंने तो आंखें बंद की हुई हैं। रूस और चीन जो हैं, जो और बड़ी यानी इस तरफ की ईस्टर्न पावर्स हैं, वो उस वक्त का वेट कर रही हैं कि जब ये जंग बढ़ेगी, जब उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो खतरे में आएंगे, तब वो आएंगे। मुस्लिम ब्रदरान का, मुस्लिम ओआईसी का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये तो वो अपनी जंग ही नहीं समझते। हत्ता कि अरब लीग जो है उसने भी जेनोसाइड का लफ्ज बड़े ढके छुपे अल्फाज में किया। अरब लीग भी कहती है कि ये हमारी जंग नहीं है। तो जो साफ नजर आ रहा है वो ये है कि जंग सिर्फ दो सूरतों में खत्म होगी, दो में से एक। पहली सूरत है कि इजराइल अपने तमाम स्टेटेड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेता है, सही, जंग खत्म हो जाएगी। दूसरा कि कुछ ऐसा मौजज़ा होता है, वो जिस तरह हुआ था ना अब्रहा और वो कुछ अबाबील आई और कंकरी वगैरह, उस तरह की कोई चीज होती है, या हिजबुल्ला मुकम्मल तौर पे आ जाता है बीच में, या टर्की और ईरान। हिजबुल्ला ने ये जो है ऐलान तो कर दिया है कि तमाम लड़ाका बहरी बेड़े जो हैं अगर दुनिया भर से भी ले आए तो वो भी हमास की हिमायत से हमें दस्तबरदार होने पर मजबूर नहीं कर सकते। दुरुस्त बात है, और लेकिन ये सिर्फ बयान है ना, नोट कीजिए। एक तरफ रॉकेट चल रहे हैं, जंग जारी है, टैंक चल रहे हैं, जहाज उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बयान है। तो मैं भी अर्ज कर रहा हूं कि दूसरी सूरत उस वक्त होगी जब इजराइल के ऊपर भी हमला होगा, ऐसा जिस तरह के उस पर होना चाहिए। तो जब उसको पता लगेगा कि मैं ये जंग हार रहा हूं, तब बंद होगी ये जंग। तो दो सूरतें मैंने बताई हैं। अगले 2 या 3 वीक तक खुदा ना खास्ता अगर ये जंग चलती है तो शहादतें तो बढ़ेंगी, वो तो बढ़ती रहेंगी। उसके बाद ये है कि डिस्ट्रक्शन होगी, वो तो होगी। इन दो सूरतों में से एक सूरत होगी तो जंग बंद होगी, क्योंकि दुनिया पूरी की पूरी इस वक्त जंग बंदी की सिर्फ बातें कर रही है, जंग बंदी ये अमली तौर पे कुछ नहीं कर रही, इकदामात नहीं किए जा रहे। सर, फौरी इकदामात कितने जरूरी हैं? अली सरवर नकवी साहब क्या कहना चाहेंगे? फौरी सीज फायर को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये हो जाता है तो फिर वही बात है कि 2 स्टेट्स सेटलमेंट हो जाएगी, वही तमाम तर एग्रीमेंट्स हो जाएंगे जिनका हम कब से इंतजार करें। क्या आपको कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि ये जंग फैलने से रुक जाए? देखिए, मतलब एक तो फौरी सीज फायर का जो जिक्र आपने किया है वो तो पता नहीं इस वक्त मुझे नहीं नजर आता होते हुए। दूसरे ये कि ये एनाहिलेट करने की जो बात है कि इनको तब बिल्कुल नीस्त नाबूद कर दिया जाएगा, वो मैं उससे नहीं इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बार दुनिया में बहुत से कौमों के साथ, यहूदियों के साथ भी ये मुहिम चली है। लेकिन किसी भी कौम को, किसी भी ग्रोह को मुकम्मल तौर पे नाबूद करना नामुमकिन है। ये मैं समझता हूँ किसी भी बड़ी ताकत या छोटी ताकत किसी के बस में नहीं है। तो अगर ये एनाहिलेट नहीं होते हैं तो वो रॉकेट चलाते रहेंगे, चाहे वो तबाह हो रहे हों, लेकिन वो रॉकेट चला रहे। कल भी उन्होंने रॉकेट चलाए हैं। तो वो उसके बाद इनके सपोर्टर्स हैं साहब। तो आप देखिए, हिजबुल्ला अगर जनूबी इजराइल पे रॉकेट चलाना शुरू कर दे, और फिर वो अल कासिम ब्रिगेड है इराक में, सीरिया में है ग्रोह हैं, तो ये सब मिलके अगर इजराइल के ऊपर धावा बोले किसी न किसी तरह से, तो ये मसला आसानी से हल नहीं होगा। मैं उर्दून में सफीर रह चुका हूँ पाकिस्तान का, मैं जानता हूँ ये सारे खित्ते को अच्छी तरह। तो मैं समझता हूँ कि ये मसला अभी लंबा चलेगा और ये इसको कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन ये उम्मीद है कि जंग बंदी, अभी शायद सीज फायर का प्रपोजल थोड़े दिनों में, वो भी अभी चंद रोज और लगेंगे। ठीक हो गया। अली सरवर नकवी साहब, नजम साकिब साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप दोनों से गुजारिश होगी अपना पैगाम भी। जी नजम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ 1 मिनट सर। जरूर जरूर। देखिए, मैंने जो नीस्तो नाबूद की बात की थी ना, वो गजा की पट्टी की बात की थी। ये मुझे पता है कि जो आप यू कैन किल अ मैन बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया, डेफिनेटली, उसमें
फलस्तीन एक आइडिया है, ठीक है, और जहां तक ये और वो खत्म नहीं कभी भी होगा। मैंने बताया था कि अगर एक भी फलस्तीनी वहां पे है तो वो है। अच्छा, जो इस वक्त की आखिरी बात मैं करूंगा कि ये आपके ख्वाबो ख्याल ही रहेंगे कि अल कासिम उधर से आएगा, हिजबुल्लाह उधर से आएगा। बीच में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, उसमें जो जाने जा रही हैं, उसको बस आप ये ख्वाब ही दिखाते रहे हमें, ये हो जाए तो वो हो जाए। कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। ये इजराइल जो है अपने पूरे मकासद हल करेगा, कम से कम तादाद में उस टेंट सिटी को आबाद करेगा। और जो अब तक क्राइम नजर आ रहे हैं, जो कवाकिब नजर आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अमेरिका की और वेस्टर्न यूरोप की पूरी ताकत इजराइल के पीछे है और उसने खुल खेलने का उसको कहा है कि तो वो दूसरी सूरत में कि जी वो फलां से ये हमला है, फलां से, वो ख्वाब ख्याल है, वो आपकी विशफुल थिंकिंग है। मेरे ख्याल में ये इस वक्त सिर्फ अमेरिका या इजराइल खुद, इन दोनों में से एक इस जंग को कल बंद कर सकता है। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। अली सरवर नकवी साहब, आप भी मुख्तसरन अपना पैगाम दे दीजिए। मैं समझता हूँ कि ये जंग आगे बढ़ेगी और कहीं ज्यादा गंभीर हो जाएगी, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर ये हिजबुल्लाह जो है वो हुर्मुज के चैनल को भी उस पर भी अटैक करता है तो वहाँ जहाज रुक जाएंगे, वो चैनल इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो बहुत कुछ आगे खतरात सामने मौजूद है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मगरबी ताकतों को और सिक्योरिटी काउंसिल को इस वक्त इजराइल के ऊपर पूरा जोर डालना चाहिए कि वो जंगबंदी करें और इस वक्त लड़ाई को किसी तरह रोका जाए। बिल्कुल, जंगबंदी ही इसका फौरी सोल्यूशन है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपने कीमती तज्ज़िये और कीमती वक्त से हमें आगाह किया। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।